अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कर्व्स और उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में देखते हैं। सो व्हाट इज़ अ कर्व? जब भी हम कर्व की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में सिर्फ यही बात आती है कि कर्व कोई भी एक ऐसी शेप होगी जिसमें बेंड होगा या वो सर्कुलर शेप में होगी। तो यहाँ पे कुछ कर्व्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ड्रॉ की हुई हैं। तो अगर हम कर्व की प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं, when a set of points, finite or infinite, are joined, it forms a curve. हमारे पास अगर फाइनाइट या इनफाइनाइट पॉइंट्स हों और हम उनको ज्वाइन कर दें विदाउट एनी गैप, तो वो हमारे पास कर्व जनरेट करते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है, इफ़ वी स्टार्ट ड्राइंग अ ज्योमेट्रिक फिगर एंड एंड इट और एनी अदर पॉइंट और उसमें गैप ना हो तो भी वो फिगर जो है वो कर्व कहलाएगी। हम ड्रा करना स्टार्ट करें किसी स्टार्टिंग पॉइंट से और हमारा एंडिंग पॉइंट उस स्टार्टिंग पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट हो और जो हम फिगर ड्रा कर रहे हैं उसमें कोई भी गैप ना आए तो वो कर्व कहलाएगी। तो अगर हम लाइन की डेफिनेशन देखें तो लाइन क्या होती है? लाइन भी हमारे पास सेम चीज़ है कि हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दूसरे पॉइंट तक जाते हैं और उनके दरमियान में गैप नहीं होता और हम जब उन पॉइंट्स को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो वो भी हमारे पास एक लाइन जनरेट करती है। तो क्या हम लाइन को कर्व कह सकते हैं? यस, लाइन भी हमारे पास कर्व की ही एक फॉर्म है। तो अगर हमारे पास लाइन एक कर्व है तो लाइन से बनने वाली सब फिगर्स जो हैं वो भी कर्व्स होंगी, लाइक दिस वन। या ट्रायंगल हो हमारे पास, पॉलीगॉन हो, तो ये भी हमारे पास कर्व्स ही हैं एज पर द डेफिनेशन, क्योंकि पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ज्वाइन हुए हुए हैं और दरमियान में कोई भी गैप नहीं है। पॉइंट्स ऑल आर ज्वाइंट एंड देयर इज नो गैप। यहाँ पे भी हमारे पास गैप नहीं है और पॉइंट्स ज्वाइन है, गैप नहीं है, पॉइंट्स ज्वाइन है। तो ये सब भी हमारे पास कर्व्स ही कहलाएंगी। लेकिन कर्व की एक और डेफिनेशन भी है, उसमें यह है कि कर्व हमारे पास सिमिलर टू लाइन होती है, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये लाइन स्ट्रेट हो। A curve is a generalization of a line that it may be curved, जिसमें बेंड हो सकता है, टिल्ट हो सकती है या फिर स्मूथनेस आ जाती है। तो लाजमी नहीं है, लाइन में हमारे पास मस्ट है कि ये एक स्ट्रेट डायरेक्शन में होनी चाहिए। कर्व के लिए स्ट्रेटनेस लाजमी नहीं है। कर्व में हमारे पास बेंड भी आ सकता है, टिल्ट भी आ सकता है और स्मूथनेस भी हो सकती है। सो अगर हम बेंड की बात करें तो हमारे पास सर्कल आ जाता है। सो सर्कल इज अ कर्व। लेकिन यहाँ पे जो सर्कल ड्रा हुआ है इसके अंदर भी दो सर्कल्स हैं, तो एज अ होल अगर हम इस फिगर को देखें तो ये कर्व नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तीन डिफरेंट शेप्स हैं। जब तीन डिफरेंट शेप्स आ गई तो इनमें गैप आ गया। अगर हम इसको इंडिविजुअली चेक करें तो बाहर वाली आउटर कर्व हम इसको कह सकते हैं और इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर दो डिफरेंट कर्व्स हैं। लेकिन एज अ होल दिस इज नॉट अ कर्व बिकॉज इट हैज गैप्स। तो कर्व का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। उसमें हमारे पास लाइन है, लाइन भी एक कर्व है, लाइन से बनने वाली सब शेप्स कर्व हैं। और फिर अगर हम बात करें थर्ड डेफिनेशन की तो उसमें ये आ जाता है कि लाजमी नहीं है कि जो लाइन है, जो कर्व है, वो स्ट्रेट हो लाइन की तरह। कर्व में हमारे पास बेंड, टिल्ट और स्मूथनेस वगैरह आ जाती है। टाइप्स ऑफ कर्व्स की बात करें तो हमारे पास ओपन कर्व्स होती हैं। ओपन कर्व्स में जो एंड है वो क्लोज नहीं होगा, लाइक स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लूप में नहीं होंगे। क्लोज्ड कर्व की बात करें तो हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट लूप में होंगे और शेप कोई भी हो सकती है। और क्रॉसिंग कर्व्स की बात करें तो हमारी कर्व किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होगी। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ड्रॉ की हुई हैं हर टाइप ऑफ कर्व की, ओपन की, क्लोज्ड की और क्रॉसिंग की।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कर्व, इसमें हमारे पास तीन स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट और पैरामेट्रिक। एक्सप्लिसिट फॉर्म में हमारे पास कोई भी इक्वेशन जो होती है वो किसी भी शेप की हो, सर्कल की हो, पॉलीगॉन की हो, लाइन की हो, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होती है। एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वाई इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। उस इक्वेशन में हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो दूसरा वेरिएबल होता है वो डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। लाइक अगर हम एक स्लोप की इक्वेशन को कंसीडर करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट x की वैल्यू डिफाइन करेगी हमारे y वेरिएबल की वैल्यू। सो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सो द डिपेंडेंट वेरिएबल इज गिवन एक्सप्लिसिटली इन टर्म्स ऑफ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सप्लिसिट रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास सिंगल वैल्यूड फॉर्म आती है, क्योंकि x की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास y की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x देयर विल बी वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y। ऐसा नहीं है कि हम x की एक वैल्यू से y की मल्टीपल वैल्यूज जनरेट कर सकें। इम्प्लिसिट फॉर्म क्या है? द डिपेंडेंट वेरिएबल इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल जो हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। हम दोनों की वैल्यूज जब कुछ पुट करेंगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो चेंज आएगी। और इम्प्लिसिट फॉर्म में हम y की एक वैल्यू से या x की एक वैल्यू से y की मल्टीपल वैल्यूज को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सर्कल की इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, तो ये मेरे पास इम्प्लिसिट फॉर्म है, क्योंकि हर एक्स वाई और आर की वैल्यू के लिए हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी और कोई भी जो वेरिएबल है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। कैन वी कन्वर्ट इम्प्लिसिट फॉर्म्स इनटू एक्सप्लिसिट फॉर्म्स? यस वी कैन। अगर हम इस इक्वेशन को देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो अगर मैंने इसको x की फॉर्म में लिखना हो तो मैं x को यहीं पे छोड़ दूंगा, बाकी टर्म्स को उधर ले जाऊंगा और फिर अंडर रूट लेके x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। अब यहाँ पे y जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x डिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू डिपेंड कर रही होगी y के ऊपर। बट इन दिस केस हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस के साथ भी माइनस के साथ भी, तो हमने कौन सी लेनी है? यहाँ पे एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि हम कौन सी वैल्यू को कंसीडर करेंगे और किसको इग्नोर करेंगे। सो कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम इम्प्लिसिट फॉर्म से एक्सप्लिसिट फॉर्म में कन्वर्जन नहीं करते, ठीक है। पैरामेट्रिक कर्व्स, अब अगर हमारे पास कर्व्स हों जिसके अंदर हम पैरामीटर्स भी पास कर सकें तो उन कर्व्स को पैरामेट्रिक कर्व्स कहते हैं। There are many curves which cannot be represented in the form of x and y। हमारे पास बहुत सी ऐसी कर्व्स हैं, जैसे कि अभी हम आगे स्प्लाइन कर्व देखेंगे, उसको हम x या y की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमें कोई ना कोई एक पैरामीटर चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। Instead of defining x in terms of y, x is equals to h of y, or y in terms of x, y is equals to h of x, we define both x and y in terms of a third variable जिसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो x को हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन ऑफ u, जहाँ पे u हमारे पास पैरामीटर है, और y को भी हम डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन ऑफ u। u अगेन इज अ पैरामीटर। अगर हम इक्वेशन ऑफ अ लाइन को कंसीडर करें तो हमारे पास x कैसे आता है? करंट पॉइंट, उसमें अगर हम नेक्स्ट पॉइंट को ऐड करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है x नॉट प्लस x1, और y के ऊपर करंट पॉइंट प्लस नेक्स्ट पॉइंट को हम ऐड करें तो हमारे पास y आ जाता है।
y0 प्लस y1। तो हमने पहले भी ये वाली चीज़ की हुई है कि मेरे पास दो अगर पॉइंट हों, पी ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट, पी ऑफ x1 y1, और मैं कहूँ कि फर्स्ट इनिशियल पॉइंट पे मेरे पास t ज़ीरो था, टाइम ज़ीरो था, और टाइम 1 सेकेंड के बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे पहुँच गए। तो ये तो हमारे पास डेफिनेट वैल्यूज़ आ गई। अगर मैंने t0 और t1 के दरमियान में कोई भी किसी भी टाइम के ऊपर पॉइंट चेक करने कि 0.8 सेकेंड्स के बाद मैं किस पॉइंट पर होऊंगा, तो हम कैसे कर रहे थे? हमने लाइन की इक्वेशन को पैरामेट्रिक बनाया था। पी ऑफ एक्स वाई इज टू 1 माइनस टी इंटू पी नॉट प्लस टी इंटू पी वन। ये मैंने आपको पहले समझाया हुआ है कि हम इसको कैसे बनाते हैं, और इसको मैंने प्रूव भी किया था। तो अगर हम इसी केस को कैरी करें तो हम x की टर्म्स को किसी पैरामीटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, y की टर्म को, z की टर्म को, और जितने भी हमारे पास डायमेंशंस होंगी x y z 1D 2D 3D 4D 5D, हम उन हर डायमेंशन को किसी न किसी एक पैरामीटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। सो हम कर्व को ड्रॉ कैसे करते हैं? किसी भी फिगर को ड्रॉ करने के लिए हमें ऑब्वियसली पॉइंट्स चाहिए होंगे। हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाते हैं तो हमारे पास फिगर बन जाती है, वो लाइन हो, सर्कल हो, पॉलीगॉन हो, या कोई भी और शेप हो। देयर आर टू वेज टू ड्रॉ कर्व्स। एक हमारे पास होती है पीस वाइज लीनियर कर्व्स। इस कर्व में हमारे पास जो एजेस हैं वो शार्प होंगे, उनमें टिल्ट नहीं होगा, वो कर्व्ड नहीं होंगे, एजेस हमारे पास शार्प होंगे। सपोज इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ पी नॉट, ये पॉइंट मेरे पास है P1। जब मैं इसको मर्ज कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा इनको, तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान में लाइन आ गई, लाइन सेगमेंट। अब P1 से P2 तक जाने तो मैं इनको दोबारा मर्ज कर दूंगा, तो ये जो पॉइंट है P1, ये शार्प होगा, ये एजी नहीं होगा, ये सर्कुलर नहीं होगा। सो पीस वाइज लीनियर कर्व्स में हमारे पास जो एजेस होंगे वो हमेशा शार्प बनेंगे, और इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो है वो आएगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारे पास हर वेरिएबल की डिग्री जो होगी वो 1 रहेगी। बट वेन एवर वी से कर्व वी इमेजिन बेंड्स। तो अगर मेरे पास ये फिगर आ जाए तो ह्यूमन माइंड इसको कर्व कंसीडर नहीं करता, क्योंकि हमारी परसेप्शन बनी हुई है कि जो भी कर्वी शेप होगी उसमें बेंड्स होंगे, उसमें सर्कुलर कुछ होगा। तो सर्कुलर कर्व्स बनाने के लिए हमारे पास पीस वाइज पोलिनोमियल कर्व्स आती हैं, जिनकी डिग्री एक से ज़्यादा हो सकती है। वो क्वाड्रेटिक हो सकती हैं, क्यूबिक हो सकती हैं, एंड सो ऑन। सो उनकी जनरल इक्वेशन जो होगी मैथमेटिकल, वो क्वाड्रेटिक के लिए होगी ए एक्स स्क्र प्लस बी वाई प्लस सी, क्यूबिक के लिए होगी एक्स क्यूब की टर्म्स आ जाएंगी, x4 x5 एंड सो ऑन। तो हमारे पास पोलिनोमियल पीस वाइज कर्व्स में डिग्री जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? सपोज एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे सपोज की है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र प्लस 6। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3। तो डिग्री क्या बता रही है कि अगर मेरे पास डिग्री 3 है, दैट मीन्स कि इस इक्वेशन से जो कर्व बन रही होगी उसमें 4 पॉइंट्स होंगे। अगर डिग्री 3 है तो उसमें पॉइंट्स कितने हैं? डिग्री प्लस 1। अगर डिग्री 4 है तो कितने पॉइंट्स होंगे? 5। अगर डिग्री 13 है तो उस इक्वेशन से बनने वाली कर्व में कितने पॉइंट्स होंगे? 13 प्लस 1 14 पॉइंट्स, राइट। अब यहाँ पे मैंने 14 पॉइंट्स सपोज किए, उनको जब मर्ज किया तो मेरे पास एक कर्व बन गई। अब 14 पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स इस कर्व की जो इक्वेशन है उसका ऑर्डर क्या है? 13। वो 13 ऑर्डर की पोलिनोमियल इक्वेशन है। लेकिन 13 x पावर 13 कैलकुलेट करना कंप्यूटर के लिए कितना मुश्किल होगा
या फिर उसमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्रपोज किया गया था कि जो बेस्ट कर्व्स हैं वो ड्रॉ होती हैं मैक्सिमम 4 to 5 पॉइंट्स से। तो अगर उसमें 4 पॉइंट्स हैं दैट मीन्स उसका ऑर्डर क्यूबिक है, और अगर उसमें 5 पॉइंट्स हैं तो उसका ऑर्डर 4 है। 4 से 5 पॉइंट से बनने वाली कर्व को आइडियल कहा जाता है, क्योंकि अगर हम पॉइंट्स को डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास कर्व जो है वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी, एजी होना शुरू हो जाएगी। और अगर हम इन पॉइंट्स को 4-5 से ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो 4 to 5 पॉइंट्स आर आइडियल टू ड्रॉ कर्व। इस डेरिवेशन में मैं कर्व को ड्रा करने के लिए 4 पॉइंट्स कंसीडर करूंगा। तो अगर हम 4 पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं तो दैट मीन्स हमारे पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 3 होगी, क्यूबिक कर्व होगी, और इसको हम कह सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पैरामेट्रिक कर्व। सो कर्व की जनरल फॉर्म क्या है? हमारे पास एक्स टी आएगा, वाई टी आएगा, जी टी आएगा, जो कि डिपेंडेंट होंगे टी के ऊपर। और एक्स टी हमारे पास कैसे कैलकुलेट होगा? क्यूबिक कर्व है तो कोई भी वेरिएबल ए एक्स टी क्यूब प्लस बी वाई टी स्क्वेयर प्लस सी एक्स टी प्लस डी एक्स। तो ये मेरे पास एक्स की टर्म्स आ गई। इसी तरह से वाई की टर्म्स क्या होंगी? ए वाई टी क्यूब बी वाई टी स्क्वेयर सी वाई टी प्लस डी वाई। और जी की टर्म्स क्या होंगी? ए जी टी क्यूब बी जी टी स्क्वेयर सी जी टी एंड डी जी। अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो इन इक्वेशन में हमारे पास कांस्टेंट्स हैं ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, और फिर वेरिएबल्स हैं जो जिनके ऊपर हमारी इक्वेशन डिपेंड कर रही है, टी क्यूब टी स्क्वेयर टी एंड टी पावर 0 दैट इज 1। सो यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए टी, इनका मैट्रिक्स बना टी, जिसमें आ गया टी क्यूब टी स्क्वेयर टी एंड 1, और कॉन्स्टेंट्स का एक वेरिएबल बना। फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, सेकेंड में ए वाई बी वाई सी वाई डी वाई, और थर्ड में ए जी बी जी सी जी डी जी। इनको मैंने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। तो अगर हम अपनी कर्व की इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें तो हमारे पास आएगा क्यू टी जो कि कर्व है इक्वल्स टू टी का मैट्रिक्स डॉट सी का मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास एक जनरल फॉर्म आ गई कर्व की इन मैट्रिक्स फॉर्म। अब स्प्लाइन कर्व क्या होती है? अगर हम स्प्लाइन को देखें तो स्प्लाइन वाज अ थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रिप जो कि यूज होती थी पास्ट में शिप्स को डिजाइन करने के लिए। ये हम प्लेस कर देते थे किसी भी मॉडल के ऊपर। ये इतनी थिन होती थी लाइक अ पेज कि हम इसको मोल्ड कर सकते थे एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो जो भी हमने शेप बनानी होती थी हम उसके ऊपर इसको ड्रॉ कर देते थे, इसकी हाइट वगैरह सेट कर देते थे, तो उसके मुताबिक हम फिर अपनी वो फिगर बना सकते थे। तो पहले जो शिप्स बनते थे वो यूज़ होते थे, वो बनते थे, उनका डिज़ाइन बनता था स्प्लाइंस यूज़ करके, क्योंकि ये कर्वी होते थे और इजी टू बेंड होते थे। तो जो भी शिप का हमने स्ट्रक्चर बनाना होता था पहले हम इसके थ्रू उसका स्मॉल लेवल पे स्ट्रक्चर बनाते थे और फिर उसको इन्हेंस करते थे टू मेक बिगर शेप्स एंड फिजिकल शेप्स। सो स्प्लाइन कर्व्स क्या होगी? A spline curve is a mathematical representation for which it is easy to build an interface that will allow a user to design and control the slope of complex curves and surfaces. Spline curves हमें इनेबल करती हैं कि हम किसी भी कर्व को बेंड कर सकें या फिर उसमें कोई चेंज ला सकें, और हम किसी भी कर्व को का इंटरफेस जो है वो बिल्ड कर सकें। सपोज मेरे पास एक कर्व थी सेंट्रल वन, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने एक हैंडल क्रिएट किया
जिसको अगर मैं खींच के ऊपर करता हूँ तो मेरी कर्व एजी होना शुरू हो जाएगी, और जब मैं इसको खींच के नीचे करता हूँ तो मेरी जो कर्व है वो स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर एक हैंडल है जिसके थ्रू मैं इस कर्व को मोल्ड कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ इसके डिज़ाइन को। स्प्लाइन कर्व्स भी हमें यही फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं कि अगर हमने कोई भी कर्व ड्रॉ कर ली है बाय यूजिंग एनी एल्गोरिदम, अगर वो स्प्लाइन कर्व है तो हम बाद में उस शेप का, उस कर्व की जो शेप है वो चेंज कर सकते हैं। सपोज यू आर मेकिंग अ कर्व फॉर टू क्रिएट अ ह्यूमन फेस, तो ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम ही जो कर्व बनाई है वो उस फेस को रिप्रेजेंट कर सके फुली 100% ट्रू। तो आपको उसमें अगर चेंजेस करनी पड़ेंगी तो ऐसा नहीं है कि आपको कर्व दोबारा बनानी पड़ेंगी। आप उस कर्व में किसी भी हैंडल को पकड़ के उस कर्व की जो थिकनेस है, जो बेंडनेस है, उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि कंप्यूटर किसी भी शेप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या फिर उसके अंदर हैंडल्स कैसे बन सकते हैं। तो टू कंट्रोल एनी शेप वी नीड कंट्रोल पॉइंट्स। हमें उस शेप के ऊपर कुछ ना कुछ कंट्रोल पॉइंट्स चाहिए होंगे। अब वो मल्टीपल हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं। अगर सिंगल होंगे तो हम उसको मैक्सिमम एज ही बना सकते हैं, लेकिन अगर उसमें मल्टीपल होंगे तो हम उसके अंदर बेंडनेस को भी कर कंट्रोल कर सकते हैं। सो कंट्रोल पॉइंट्स क्या है? We specify a spline curve by giving a set of coordinate positions which indicates the general shape of a curve. हम किसी भी कर्व के ऊपर कुछ कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लेते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये कंट्रोल पॉइंट्स हैं। फिर हम उन पॉइंट्स के थ्रू उस कर्व को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसी कर्व को देखूं तो यहाँ पे एक हैंडल है। अगर मैं यहाँ पे भी एक हैंडल कर देता और यहाँ पे भी एक हैंडल क्रिएट कर देता, तो जब मैं हैंडल 1 से इसको पुश या फिर ओपन करने की ट्राई करता तो इसकी शेप इसी पॉइंट के अराउंड चेंज होती। अगर यहाँ पे भी मेरे पास एक पॉइंट हो, तो मैंने यहाँ पे भी एक पॉइंट सपोज किया, तो जब मैं इस पॉइंट से इस कर्व को लिफ्ट करूँगा या फिर प्रेस करूँगा तो इस पॉइंट के अराउंड मेरी जो कर्व है वो चेंज होगी। और अगर मैं इस पॉइंट से इसको लिफ्ट अप करूँगा या फिर प्रेस करूँगा तो इस पॉइंट के अराउंड मेरी कर्व चेंज हो रही है। तो जितने मेरे पास हैंडलिंग पॉइंट्स होंगे उतने ही मुझे ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा अपनी शेप के ऊपर। These control points are then fitted with piecewise parametric polynomial functions in two ways. एक में हमारे पास इंटरपोलेट स्प्लाइन आती है जहाँ पे जो कर्व बनेगी वो गिवन पॉइंट्स जितने भी हैं हमारे पास उन सब को यूज़ करके बनेगी। लाइक मेरे पास यहाँ पे 5 पॉइंट्स गिवन थे, तो मेरी जो इंटरपोलेशन स्प्लाइन कर्व बनेगी वो इन चारों पॉइंट को यूज़ करते हुए बनेगी। मैं कोई भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकता इन इंटरपोलेशन स्प्लाइन। और सेकेंड इसकी टाइप है अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन। अप्रॉक्सीमेशन स्प्लाइन में लाजमी, अगर मेरे पास 5 ही पॉइंट्स गिवन है तो लाजमी नहीं है कि 5 के 5 पॉइंट्स यूज़ भी हों। मैं किसी भी एक पॉइंट को स्किप कर सकता हूँ। सपोज यहाँ से मेरे पास ये पॉइंट था, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ तो यहाँ पे आ गए ऐसे, और ये, तो मैंने इस पॉइंट को यूज़ नहीं किया। तो अप्रॉक्सीमेशन में लाजमी नहीं है कि हमारे पास जितने भी गिवन पॉइंट्स हों वो सब यूज़ हों कर्व ड्रॉ करने के लिए, बट इंटरपोलेशन में जितने भी गिवन पॉइंट्स होंगे वो सब यूज़ होंगे। तो 4 पॉइंट से स्प्लाइन कर्व ड्रॉ करने के लिए या जितने भी आपके पास गिवन पॉइंट्स हों उनसे कर्व ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन, वो आ जाती है क्यू ऑफ यू
इज इक्वल टू समीशन 1 इज इक्वल टू 0 टू n पी एफ आई डॉट बी इंटू आई कॉमा एन। यहाँ पे जो b है दिस इज आवर ब्लेंडिंग फंक्शन, और पी आई हमारे पास पॉइंट्स हैं, 0 से स्टार्ट होंगे, और n हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे पास टोटल पॉइंट्स हैं। सो अगर हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं तो n 3 होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से 3 तक हमारे पास 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। हम इसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे अपनी कर्व्स ड्रॉ करने के लिए। अब एक और टाइप है बेजियर स्प्लाइन कर्व। बेजियर स्प्लाइन कर्व में क्या होता है, ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेट स्प्लाइन कर्व है। अप्रॉक्सीमेट स्प्लाइन कर्व में क्या है, अगर गिवन पॉइंट्स 5 हैं तो लाजमी नहीं है कि पांचों पॉइंट्स यूज हों कर्व ड्रॉ करने के लिए। हम किसी भी पॉइंट को स्किप भी कर सकते हैं, और यहाँ पे एंड पॉइंट्स और टेंजेंट्स को यूज़ करने के बजाय हम कंट्रोल पॉइंट्स को यूज़ करेंगे। और अगेन मैंने आपको बताया था कि जो मैं यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल बनाऊंगा वहाँ पे मैं सपोज करूँगा कि मेरे पास 4 पॉइंट्स गिवन है, और 4 पॉइंट से मेरे पास जो कर्व बनेगी वो क्यूबिक बनेगी, और हम बेजियर बना रहे हैं तो दैट मीन्स क्यूबिक बेजियर कर्व। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक अगर हम कर्व बना रहे हैं तो इस तरह बनेगी। अगर 3 पॉइंट से बना रहे हैं तो हमारे पास P2 के पास थोड़ी सी पीक बनेगी, देन हम दोबारा P3 पे आ जाएंगे। अगर हम 4 पॉइंट से बना रहे हैं तो P2 की तरफ भी कर्व बन सकती है, P4 की तरफ भी कर्व बन सकती है, और अगर हम इस तरह से बना रहे हैं तो इस शेप में भी हमारे पास कर्व बन सकती है। तो इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि हमारी जो कर्व है वो हमेशा फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होगी और लास्ट पॉइंट तक जाएगी। सपोज मेरे पास ये 5 पॉइंट्स थे, ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है। अब बेजियर कर्व की प्रॉपर्टी ये है कि इसने स्टार्ट होना है फर्स्ट पॉइंट से, बट ये एंड हमेशा लास्ट पॉइंट पे होगी। सो दिस कैन बी दिस। तो ये मेरे पास एक वैलिड बेजियर कर्व है, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट हो रही है फर्स्ट पॉइंट से, एंड हो रही है लास्ट पॉइंट पे। अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं तो ये भी मेरे पास एक वैलिड कर्व है। ये मेरे पास एक वैलिड बेजियर कर्व नहीं है, क्योंकि ये लास्ट पॉइंट पे एंड नहीं हो रही। बेजियर कर्व की प्रॉपर्टी है कि ये फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होती है, लास्ट पॉइंट तक जाएगी, और ये एक अप्रॉक्सीमेशन कर्व है। दैट मीन्स कि हम इसमें पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट पॉइंट्स हमारे पास मर्ज होने चाहिए, कर्व में आने चाहिए। Bezier splines are widely used in CAD systems, CorelDRAW packages and other graphic packages। और इसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम ब्रेंस्टन पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। Bezier curve draws a boundary using the control points, and then the curve never cross that boundary and always remain inside और आउटसाइड। जो भी आप अपने एल्गोरिदम में रखेंगे सेटिंग्स, उसी के मुताबिक आपकी कर्व जो है वो ड्रॉ होगी। अब 4 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले बेजियर कर्व क्या करेगी, इन 4 पॉइंट्स के दरमियान में स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन करके एजी सी एक बाउंड्री बनाएगी, जिसमें शार्पनेस नहीं होगी, ब्लेंडनेस नहीं होगी। ये जो बाउंड्री बनती है इसको कहते हैं बेजियर हल। आपके पास गिवन पॉइंट्स हैं, आपने उनको लाइन से ज्वाइन करना है। अब इसके बाद जो आपकी कर्व बनेगी वो इस बाउंड्री के अंदर रहेगी हमेशा, या फिर बाहर रहेगी। जो भी आप स्टार्ट में सेटिंग सेट करेंगे कि आपके बेजियर हल से कर्व बाहर रहेगी या अंदर रहेगी, वो आपके
पूरे प्रोग्राम में, पूरी शेप में फॉलो करेगी। फिर अब इसकी इक्वेशन मैंने आपको पहले बताई हुई है। पी एफ आई मल्टीप्लाई होता है हमारे पास हमारे फंक्शन से, बेजियर फंक्शन से। तो पी एफ आई क्या है, जितने भी हमारे पास पोजीशन वेक्टर्स कंट्रोल पॉइंट्स गिवन होंगे वो हमारे केस में 4 होंगे। एन क्या है, टोटल कंट्रोल पॉइंट्स 0 से स्टार्ट हो गए। अगर एन 4 है, 4 टोटल पॉइंट्स हैं, तो एन हमारे पास 0 से 3 तक होगा। और फिर बेजियर फंक्शन जो है वो यूज होता है बी एफ आई कॉमा एन। तो सबसे मेन चीज़ है कि हम बेजियर फंक्शन की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं इसी इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखूं तो मेरे पास इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। पी एफ आई की जगह पे एक्स एफ आई आ जाएगा, y की टर्म में लिखेंगे तो y एफ आई आ जाएगा, z की टर्म में लिखेंगे तो z एफ आई आ जाएगा। तो बेजियर फंक्शन हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। बेजियर फंक्शन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, i और n। i की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0 होगी स्टार्ट से, और फिर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, और लास्ट पे जो i की वैल्यू होगी वो n-1 तक जाएगी, और n हमारे पास ऑलरेडी डिफाइन होगा। तो फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे यूजिंग कम्बिनेशन, जो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। n कम्बिनेशन i मल्टीप्लाई होगा t पावर i डॉट 1 माइनस टी होल पावर n माइनस आई। अब कम्बिनेशन का फॉर्मूला गिवन होता है n कम्बिनेशन i इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर i फैक्टोरियल डॉट n माइनस आई फैक्टोरियल। इससे हम वैल्यू निकालेंगे NCI की, फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे t पावर i से, फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस टी होल पावर n माइनस आई से। तो मेरे पास बेजियर फंक्शन की एक वैल्यू आ जाएगी फॉर जो भी हमारे पास i की वैल्यू होगी उसके लिए। तो 4 पॉइंट्स गिवन है, i 0 से स्टार्ट हो गए, n 3 तक जाएगा। तो अगर मैं इसी इक्वेशन को ओपन करूं, समीशन वाली इक्वेशन को ओपन करें, तो फॉर द फर्स्ट टाइम i विल बी 1 0 देन 1 2 एंड 3। तो मैंने इन सबको ऐड किया। फर्स्ट टाइम पी नॉट बी नॉट 3 इंटू टी प्लस पी वन बी वन 3 इंटू टी, पी टू बी टू 3 इंटू टी एंड पी थ्री बी थ्री 3 ऑफ 3। ठीक है, फिर हम इन टर्म्स की अलग अलग से वैल्यूज़ निकालेंगे, जो मैंने आपको बताया ऊपर कंप्यूटेशन कम्बिनेशन वाला फार्मूला उससे। तो जब हम 0 और 3 की वैल्यू निकाल रहे होंगे, तो 3 कम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाई बाय टी पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी एन माइनस आई, एन 3 है, आई 0 है, 3 माइनस 0। सो कम्बिनेशन जब हम 3 कम्बिनेशन 0 निकालेंगे, 3 फैक्टोरियल ओवर 0 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 0 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो इस टर्म की जगह पे 1 आ गया, टी पावर 0 1 आ जाएगा, 1 माइनस टी और 3 पावर 0 3 आ जाएगा, तो 1 माइनस 3 होल क्यूब। सो बी ऑफ 0 3 इंटू टी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस टी होल पावर 3। सिमिलरली जब बी 1 3 की वैल्यू निकालूंगा तो वो आएगी 3t इंटू 1 माइनस टी स्क्वेयर, और बी ऑफ 2 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3t स्क्वेयर 1 माइनस टी, बी ऑफ 3 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 क्यूब। ये सब वैल्यूज़ इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा पी नॉट इंटू 1 माइनस टी क्यूब एंड सो ऑन। तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई फॉर अ क्यूबिक बेजियर कर्व। और इसको जब x की फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ पे पहले x के पॉइंट्स आ जाएंगे, y के फॉर्म में लिखेंगे तो y के पॉइंट्स आ जाएंगे, z की फॉर्म में लिखें तो z के पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इन पॉइंट्स को जब हम अपनी जनरल इक्वेशन में, कर्व की जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे तो कर्व हमारी बनना स्टार्ट हो जाएगी। राइट
तो अगर हम इन 4 पॉइंट्स को कंसीडर करें, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, P0, P1, P2 एंड P3, ठीक है। तो हम हर लाइन, पहले तो सबसे पहले हम बेजियर हिल इसके अराउंड ड्रॉ करेंगे। उसमें क्या होता है कि हमने हर पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करवाना है। हमने ज्वाइन करवा दिया, बेजियर हल बन गया हमारे पास। अब हम किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में एक पॉइंट सपोज करेंगे, वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है उस लाइन के ऊपर। तो इस लाइन पे मैंने कहा ये पॉइंट है, इसको मैं कह रहा हूँ Q0। इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट सपोज किया यहाँ पे Q1, और इस लाइन पे मैंने एक पॉइंट सपोज किया यहाँ पे Q2, ठीक है। फिर हमने जो पॉइंट सपोज किए हैं, हम उनके अराउंड बेजियर हल ड्रॉ करेंगे। मैंने Q0 को Q1 से मिलाया, Q1 से Q2 को मिलाया, तो मेरे पास ये न्यू लाइंस आ गई। मैं इन लाइंस के ऊपर दोबारा से पॉइंट्स सपोज करूंगा। Q0 और Q1 की लाइन पे मैंने यहाँ पे पॉइंट सपोज किया जिसको मैं C1 कह रहा हूँ। Q1 से Q2 की लाइन पे मैंने यहाँ पे पॉइंट सपोज किया जिसको मैं C2 कह रहा हूँ। अगेन हम इन पॉइंट्स को मर्ज करके बेजियर हल बनाएंगे। हम तब तक बेजियर हल बनाएंगे जब तक हमारे पास दो पॉइंट्स नहीं रह जाते, हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आ जाती। यहाँ पे मैंने जब पॉइंट सपोज किए तो मेरे पास 3 थे, मैंने उनको मिलाया दोबारा और दोबारा से पॉइंट सपोज किए। तो जब पॉइंट सपोज किए तो मेरे पास 2 आ गए। जब मैंने इनको दोबारा मिलाया तो अब मेरे पास एक सिंगल लाइन है, मैं मज़ीद पॉइंट्स सपोज नहीं कर सकता, मतलब मज़ीद इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो जब आपके पास लास्ट लाइन आ जाएगी, आप उसके ऊपर सिर्फ एक पॉइंट सपोज करेंगे किसी भी पोजीशन के ऊपर, राइट। फिर हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से तक कर्व ड्रा करेंगे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी ये होगी कि आपने जो लास्ट लाइन के ऊपर पॉइंट सपोज किया है, आप उसको टच होते हुए जाएंगे। और बेजियर कर्व की प्रॉपर्टी क्या है? स्टार्ट एंड एंड्स एट अ सेम पॉइंट। और ये अप्रोक्सीमेशन कर्व है, दैट मीन्स हर पॉइंट को टच करना इस पे इसके लिए लाजमी नहीं है। तो हमने जो सेंट्रल पॉइंट सपोज किया एट अवर लास्ट बेजियर हल, उसको ये टच होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। सो अगर हम इन पॉइंट्स को देखें, P0 से P1, जहाँ पे हमने पॉइंट सपोज किया था Q0, फिर हमने P1 से P2 के दरमियान में Q1 सपोज किया, P2 से P3 के दरमियान में Q2 सपोज किया, Q0 से Q1 के दरमियान में C1 सपोज किया, Q1 से Q2 के दरमियान में C2 सपोज किया, और फिर C1 से C2 के दरमियान में R सपोज किया। तो अगर हम इसको लाइन की पैरामीट्रिक इक्वेशन के लिहाज से देखें तो Q0 की इक्वेशन ये बन जाएगी, P0 से P1 के दरमियान में है, Q1 P1 से P2 के दरमियान में है, इसकी इक्वेशन ये बन जाएगी। Q2 P2 से P3 के दरमियान में है, इक्वेशन ये बन जाएगी। C1 C2 एंड R, मेरे पास ये सब इक्वेशन आ गई, ठीक है। R में मैं क्या करूँगा, इन सब इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। R इज इक्वल टू, मैं R कोई भी एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसमें मैंने क्या किया, इन सब इक्वेशन को, जो मेरे पास फाइनल पॉइंट आ रहा था, दिस वन R, इस ये क्या है, C1 और C2 के दरमियान में अप्रॉक्सीमेशन है। तो जब इसकी इक्वेशन बनेगी तो ये वाली बनेगी, ठीक है। मैं C1 और C2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, C1 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू ये है, सब्स्टिट्यूट की, मेरे पास R की इक्वेशन ये आ गई। अब इसमें अगेन Q0 Q1 यूज़ हो रहा है, Q1 Q2 यूज़ हो रहा है, इनकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे हम ऊपर वाली इक्वेशन से।
तो मेरे पास आ जाएंगी वैल्यूज़ ये वाली। तो आर मेरे पास वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस आर को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो सेम आएगा इस इक्वेशन के। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन किस तरह से फाइंड करते हैं। आप उन पॉइंट्स को बेजियर हल से ज्वाइन करके पॉइंट्स को सपोज करके उस तरह लेते हैं, या फिर जो गिवन फार्मूला है उसके थ्रू सिंप्लीफाई करते हैं। और आगे स्टेप्स सेम है कि जब आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, आप उसको एक्स वाई और जी की टर्म्स में लिखोगे। एक्स वाई जी की वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी, टी आपको बताया जाएगा, और आपने फिर कर्व ड्रॉ करनी होगी। इसका न्यूमेरिकल आप खुद कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल में मैं एक क्विज़ भी जनरेट करूँगा कल, जो कि इसी लेक्चर से रिलेटेड होगा, जिसमें आपने इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। एक इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए बेजियर कर्व ड्रॉ करनी होगी। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझसे ईमेल पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।